लोग हमारे बीच में हैं एंड वी आर फॉर्चुनेट कि आप इतने सीनियर लोग हैं, अपना समय निकाल के आज इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में आए, पधारे। आप सबका हृदय से, तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। वैसे तो वर्ल्ड हार्ट डे जो है 29 सितंबर को मनाया जाता है, बट उनके सर अभी हैं तो अपन ने हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम जो है और क्या क्या चीज़ें डेवलपमेंट हुए हैं इस पे आज सारा डिस्कशन रहेगा। तो आज का जो समय है, मैं टॉपिक पे आता हूँ, वो है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स का। और जब भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स की बात होती है तो लोग ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, ब्रेन के इश्यूज, स्ट्रोक, कैंसर, सब चीज़ों को कोरिलेट करते हैं। पर ये बता दूं आपको कि लाइफ स्टाइल में केवल कॉरोनरी आर्टरीज ही नहीं, ये भी आज अपन डिस्कस करेंगे। हार्ट का थोड़ा सा एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि हार्ट जो है एक पंपिंग ऑर्गन है, इससे मस्कुलर ऑर्गन, जिसके 2 चैम्बर हार्ट के लेफ्ट साइड के अंदर होते हैं। ज़्यादातर हार्ट पूरा होता है लेफ्ट साइड में, 2 चैम्बर लेफ्ट साइड में होते हैं, जहाँ से प्योर ब्लड जो होता है वो बॉडी के अंदर जाता है, प्योर ब्लड होता है राइट साइड में आता है और लंग के अंदर जाता है और लंग से वापस लेफ्ट साइड के अंदर आता है। एक सर्कुलेशन पूरा चलता रहता है। पर सर्कुलेशन वन साइडेड चलेगा कैसे? वो चलेगा जबकि एक चैम्बर से ब्लड दूसरे में जाए और वापस बैक नहीं आए, वो है वेल्व्स। और अपन सबको ये जानना ज़रूरी है कि वेल्व भी एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के अंदर ही है। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन समीर शर्मा जी से आएगा, जो मैंने बात शुरू की है कि लाइफ स्टाइल जो है उसका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, जो भी चीज़ें रिस्क फैक्टर्स सब जने जानते हैं, उनका कॉरोनरी डिजीज से रिलेशन है, ब्रेन से रिलेशन है, कैंसर से रिलेशन है, ओबेसिटी से, सब चीज़ों से रिलेशन है। पर जो मैं बात करना चाहता हूँ वेल्थ से लाइफ स्टाइल का कैसे रिलेशन है। साहब, आपको सबका यहाँ स्वागत है। आज ये चर्चा करेंगे नए टॉपिक पे। बाकी तो लाइफ स्टाइल के जैसे बता रहे हैं, हार्ट से रिलेशन तो काफ़ी कर चुके हैं अपन। तो आज वाल्व के हिसाब से, तो वाल्व का क्या फंक्शन है? अपने जो कहते हैं मसल, जो तो आर्टरी जो सप्लाई करती हैं, उसको तो सब जानते हैं, वही अटैक होता है, हार्ट वीक हो जाता है। अब लेकिन वाल्व जो अभी तक मानते थे, जो कहते हैं अपन, जो रूमेटिक फीवर जो बच्चों के में ही होता था, वो भी कम होने लग गया है। वैसे अमेरिका में, इंडिया में, बाहर तो बहुत ही कम होता है, अमेरिका वगैरह में वो भी कम हो गया है। तो वाल्व की जो प्रॉब्लम पहले बच्चों में काफ़ी होती थी, वो होती है लेकिन कम होती है। लेकिन अब क्या है कि वाल्व की प्रॉब्लम उम्र के साथ आती है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो लाइफ स्टाइल है उसका ज़्यादा रोल नहीं है। आप जैसे ही बड़े होते जाएंगे, सीनियर कह दो उसको आप, 70 साल, 80 साल, 85 साल, तो वाल्व काम करना बंद कर देता है। उसमें 2 तरह के होते हैं, या तो लीकेज चालू हो जाता है क्योंकि वो पूरा बंद नहीं होता, और या वो क्या पूरा खुलता नहीं है, तो स्टेनोसिस होती है। वो 2 है, स्टेनोसिस या रिगर्जिटेशन। तो ये वाल्व अधिकतर उम्र के हैं। उसमें लाइफ स्टाइल का थोड़ा रोल है कि आपने सॉल्ट वगैरह, ओवरवेट है, थोड़ा सॉल्ट खा लिया। लेकिन डायरेक्ट जो अपने लाइफ स्टाइल के जैसे कि हार्ट से रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है, स्ट्रोक है, लेग की ब्लॉकेज है, उनसे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो ये है कि एकदम वाल की प्रॉब्लम आ गई, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कि आपने सॉल्ट वगैरह कम रखा है, फ्लूइड कम इंटेक रखी है, तो उन चीज़ों में ज़रूर फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो वाल रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो एक तो 2 ग्रुप में होती है, एक तो यंग एज में हो गई, वो तो इन्फेक्शन के हिसाब से रूमेटिक फीवर वगैरह वो अपने इंडिया में होते थे पहले, अब कम है। और दूसरा है ओल्ड एज, जो 65, 70, 80, 90। भाई अपने मेरे फादर 82 ईयर ओल्ड में, उनके एंजियोग्राफी मैंने करी थी, उनके वाल्व की प्रॉब्लम थी, एओर्टिक वाल्व की, कोई ब्लॉकेज नहीं था। लिव टिल 92, उस समय वाल्व चेंज किया आज के 12-13 साल पहले। तो वो वाली बात है। इसको वाल्व की है, वो डिजीज है एज। वो जैसे ही जो लोग बढ़ते जाएंगे, तो इसीलिए जो अपने लाइफ एक्सपेक्टेंसी जैसे बढ़ती जाएगी, वाल की प्रॉब्लम और आती जाएगी। एजिंग प्रोसेस मान सकते हो आप इसको, सिंपल। तो अपने जैसे इस समय जो अपना लाइफ एक्सपेक्टेंसी बता रहे हैं, लेटेस्ट डेटा में भी कोई 70s में आ गई। हाँ, तो 69 फॉर मेल एंड 71 फॉर फीमेल। हर जगह ये 3-4 साल वीमेन का ज़्यादा होता है। अमेरिका में 79 एंड 83। तो अपने यहाँ करीब 10 यहाँ के लोग 10 साल यंग मतलब 10 साल कम जीते हैं कंपेयर टू अमेरिका से।
हालांकि कई जगह और फ्रांस वगैरह में हो सकता है वो और भी ज़्यादा है, वो तो वहाँ तो एवरेज मेल की है 85, फीमेल की 89। तो लेकिन अमेरिका के हिसाब से 10 साल अपने फिर भी ठीक है। अपने आज के 40 साल पहले एवरेज एज होती थी 62, लेकिन उसमें है तो ये है कि वाल्व की डिजीज इज अ डिजीज ऑफ एजिंग, लेस रिलेटेड टू द लाइफ स्टाइल, मोर एज अ फंक्शन ऑफ एज। तो डॉक्टर शर्मा, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि अगर सर्जरी और जो प्रोसीजर इंटरवेंशन से आप टावी जो करते हैं, इन दोनों की रिजल्ट्स में कितना फ़र्क है? क्योंकि सबको लगता है भाई चीज़ में कराऊँ तो परमानेंट होनी चाहिए, और सर्जरी का एक कॉन्सेप्ट होता है, लोगों से होता है सर्जरी करा ली मतलब कंप्लीट हो गया। दोनों की स्टैटिस्टिक्स क्या कहती है कि दोनों के रिजल्ट्स में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं, बहुत ही अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है, क्योंकि अपन मानते हैं कि लोग जो अपन मल्टीपल ब्लॉक होते हैं जिसमें स्टेंट लगाते हैं, सबके दिमाग में होता है भाई स्टेंट तो अभी लग गया 2-4 साल के लिए, बाद में बाईपास होगा, और बाईपास को अल्टीमेट मानते हैं। अब जो वाल्व का जो पर्टिकुलरली हर वाल्व का डिफरेंट है, जो एओर्टिक वाल्व है जिसके लिए प्रोसीजर कहते हैं हम टावी, ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट, कि उसको बिना सर्जरी के जो सर्जन जो वाल्व लगाता है वही वाल्व हम लगाते हैं, लेकिन बिना सर्जरी के, बिना काटे। जैसे पिक्चर में दिखाया, अभी वीडियो में दिखा रहे थे, ग्रोइन से जाके, हाथ से नहीं जा सकता वो, ग्रोइन से जाके वो वाल्व वहाँ बैठ जाता है, क्योंकि कैल्शियम में वो उसको फुलाते हैं तो वहीं रहता है, वो डिस्प्लेस नहीं होता। अब ये है कि वाल्व तो लगा दिया आपने, अच्छा वाल्व ये महंगा है, सर्जिकल वाल्व यदि कंपेरिटिव करो आप तो वो बैठता है $5,000 का, और ये वाल्व बैठता है $30,000 का, तो महंगा बहुत है। अब लेकिन ये इतना परमानेंट है क्या? तो इसकी स्टडीज हो गई है कि जो वाल्व है, सर्जरी का वाल्व और जो टावर वाल्व है, टावी वाल्व है, इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी करीब 10 से 12 साल है, और दोनों बराबर है, और कॉम्प्लिकेशंस टावी के कम है। कैसे कम है? आप पेशेंट को 2 दिन बाद खड़ा कर दो, घुमा फिरा दो, 4 दिन बाद तो डिस्चार्ज कर दो। वाल्व सर्जरी अच्छी होती है जिनको जरूरत होती है, लेकिन वाल्व के लिए आपको 7-8 दिन हॉस्पिटल रहना पड़ेगा, फिर इस वुंड हीलिंग वगैरह में दिक्कत आती है। तो यंग एज में तो फिर भी ठीक है भाई, कि कई दफ़े ये एओर्टिक स्टेनोसिस यंग एज में भी होती है, वो दैट इज बाई बर्थ, उसे कहते हैं बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व। तो वो 40-50 साल की उम्र में जो करना होता है वो अलग चीज़ है। भाई जो ओल्ड एज का है, तो ये टावी का हर तरीके से हमने सब रिस्क ग्रुप में, कि पेशेंट के ज़्यादा रिस्क है, इंटरमीडिएट रिस्क है, कम रिस्क है, बिल्कुल हेल्दी पेशेंट्स हैं, उनको कंपेयर किया है टावी को सर्जरी से, और सारे रिस्क ग्रुप में एक मैसेज क्लियर आया कि टावी या तो बराबर है या बेटर है। और बेटर किस किस में है? जो बजाय की जो सिंपल चीज़ तो पता ही है भाई, जल्दी डिस्चार्ज हो गए, आईसीयू में कम हुए, कि स्ट्रोक कम है। तो क्या आता है, कभी भी आप हार्ट सर्जरी करो, चाहे तो बाईपास या कोई भी वाल्व सर्जरी, स्ट्रोक रेट होती है 3 से 4% लकवा मारता है सर्जरी के बाद। ये टावी के अंदर ये नंबर है 1.5%, उससे आधा। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और जब मोर्टेलिटी, भाई मरने के चांसेस है, दोनों बराबर है। एक्चुअली टावी में कुछ केसेस में कम है ही, क्योंकि वो लेस इन्वेजिव है। तो इन चीज़ों को देखते हुए कि जो टावी का प्रोसीजर हालांकि एक्सपेंसिव है, अपने इंडियन मेड वाल्व जिसकी हमने स्टडी करी थी उससे कॉस्ट थोड़ी कम आई है, फिर भी करीब 12-15 लाख रुपए लगते ही हैं, लेकिन ये है कि ये बिल्कुल एज गुड एज सर्जरी इफ नॉट बेटर। डॉक्टर शर्मा, एक चीज़, जब भी किसी व्यक्ति के वाल्व चेंज होता है या इम्प्लांट होता है, तो उसके पास खून पतला करने की गोली चलती है, और वो भी एक प्रॉब्लमेटिक होती है। खास तौर पे रोमेटिक के अंदर अपन वाल्व्स लगाते हैं और खून पतला करने की गोली चलती है, कई बार लीकेज हो जाते हैं, कई तरीके की प्रॉब्लम होती है। तो ये जो टावी प्रोसीजर करते हैं, इसके अंदर भी क्या खून पतला करने की गोली ज़िंदगी भर चलती है या थोड़े समय बाद बंद हो जाती है? तो टावी में 2 आते हैं, जो क्योंकि मैंने बताया ओल्ड एज की बीमारी है एओर्टिक स्टेनोसिस, उस समय दूसरी कंडीशन और होती है, जैसे पहले कोई वाल्व में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो होता है एट्रियल फिब्रिलेशन, एफिब, आपने सुना होगा, इरेगुलर हार्ट बीट। वो भी उम्र का तकाजा है, उम्र के हिसाब से बढ़ता है। तो आप जैसे लोग 80 ईयर्स एज में एट्रियल फिब्रिलेशन करीब 15% होता है लोगों के होगा, और 15% लोगों के सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस होगी।
तो वो भी कई लोगों के वो कॉमन होती है, एट्रियल फिब्रिलेशन भी होता है और एओर्टिक स्टेनोसिस भी होता है। तो आपने टावी कर दिया तो कुछ मरीजों के जिनकी एओर्टिक स्टेनोसिस खाली है और एट्रियल फिब्रिलेशन नहीं है, और या जिनके एट्रियल फिब्रिलेशन है, तो जब एट्रियल फिब्रिलेशन होती है तो उसके लिए तो दूसरी ब्लड थिनर चलती है, वो तो अदरवाइज वो चलेगी तो वो टावी के बाद चलाते हैं। यदि आपके एट्रियल फिब्रिलेशन नहीं है, सबसे बड़ी बात रिसर्च स्टडी ये हुई है कि जो स्टेंट लगाते हैं, जो ब्लड थिनर देते हैं उस समय, जो हम 1 साल तक चलाते हैं, वो ब्लड थिनर 3 महीने के लिए चाहिए खाली। तो जैसे कहते हैं एस्प्रिन और प्लेविक्स, एस्प्रिन तो लाइफ लॉन्ग चलेगी और प्लेविक्स चलेगी 3 महीने। तो ये है कि ब्लड थिनर की टावी के बाद यूज कम है और शॉर्ट टाइम के लिए। और ये जो सर्जरी पे जो वेल्व्स लगाते हैं, खासतौर पे मेटालिक वेल्व्स की अपन बात करें, तो उसमें तो फिर लाइफ लॉन्ग चलती है। हाँ, तो जो मेटल वाल्व है, यंग एज में कोई भी 50-55 से कम एज में मेटल वाल्व लगाते हैं, उसमें जो भी एक्चुअली जो ब्लड थिनर चलता है, ये थोड़ा खतरनाक है, उसे कुमोडिन कहते हैं, वारफरिन या एसिट्रोम के नाम से, तो वो तो लाइफ लॉन्ग चलेगा। लेकिन उसमें क्या है कि दूसरे जो हैं, और तो आपने नाम सुने होंगे, एलिक्विस, जेराल्टो और ये प्रेडेक्सा, वो उसमें काम नहीं करते, उसमें तो केवल वो ही करना पड़ता है जो मेटल वाल्व। तो इसलिए लोग आजकल मेटल वाल्व यूज ही नहीं कर रहे हैं, बहुत कम करते हैं। अमेरिका में भी मेटल वाल्व 5% यूज होते हैं खाली, क्यों? अधिकतर में टिश्यू वाल्व लगाओ, टिश्यू वाल्व जब खराब होएगा उस समय टावी कर दो। तो इसलिए मेटल वाल्व बहुत कम यूज होते हैं। यस, कि जो यदि मान लो मेटल वाल्व यूज किया तो स्ट्रॉन्ग जो है खून पतला करने वाली जो दवा देनी पड़ती है, एंटाइकोगुलेंट कहते हैं अपन। अदरवाइज यदि वो उसमें मॉनिटरिंग की बहुत जरूरत है। अदरवाइज जो सर्जरी करी आपने वाल्व के लिए, जिसमें कि आपने मेटल वाल्व नहीं लगाया, टिश्यू वाल्व लगाया, और या आपने टावी किया, उसमें जो ब्लड थिनर की डोज है कम है और लेस भी करे, एस्प्रिन या एस्प्रिन प्लस प्लेविक्स। पहली चीज एक्चुअल फैक्ट क्या है, ये जो यंगर एज ग्रुप के अंदर जो सडन जो डेथ्स हो रही है, पहली चीज ये मिथ है या इसमें कुछ सच्चाई है कि भाई कोविड, जिनके कॉम्प्लिकेटेड कोविड हुआ था खासतौर पे, उनमें इसके थोड़े से चांसेस बढ़ गए, या क्या कारण हो गया आजकल? या ये जो सडन डेथ है वो हमेशा ही थी, लेकिन अपने कोविड के टाइम से ज़्यादा अपन को नोटिस हो रही है। अब वो नोटिस हो रही है, एक तो कोविड के टाइम में थी, वो तो फिर भी थी, अब कोविड ख़त्म हो गया काफ़ी हद तक, कोविड वैक्सीन है, तो अब कई लोगों के जो आप बता रहे हैं, जैसे कि यंग पीपल, कोविड तो हो चुका पहले, कोविड की वैक्सीन लग चुके, रिकवर हो गए, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ख़त्म हो गए। उसमें कई बातें हैं, अभी अपन एग्जैक्टली कारण नहीं जानते उनका क्या है। कोविड का कारण है, कोविड से कोई हार्ट में डैमेज हुआ, और या कोविड के वैक्सीन से कुछ ऑटो इम्यून रिएक्शन हुई, जैसे ब्लड क्लॉट वगैरह बने हार्ट के अंदर, जैसे ये अटैक आए, ये थोड़ी चल रही है, मतलब मिथ्स नहीं है, वो फैक्ट्स हैं। अब लेकिन एट द सेम टाइम दूसरी चीज़ भी हो रही है, और वो क्या हो रही है, हार्ट डिजीज यंग पेशेंट्स के अंदर, यंग एज में, जो अपने बाहर होते हैं 50-60 की उम्र में, यहाँ 30 की, 35 की, 40 की उम्र हो रही है। क्यों? एक तो रिस्क फैक्टर तो वो सबको ही पता है कि भाई रिस्क फैक्टर, आपने एक्सरसाइज नहीं करी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, डायबिटीज हो गई, लेकिन साथ में कुछ और एक फैक्टर है अपने, वो है इन्फेक्शन। कुछ इन्फेक्शन क्लेमीडिया वगैरह ऐसे हैं, कुछ वायरल जो इन्फेक्शन है कोरिलेटेड है हार्ट अटैक से, लेकिन कुछ अननोन है, और वो ज़्यादा एक्टिव है इस समय, इससे ज़्यादा दिक्कत दे रहे हैं। तो हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम है, लोगों को हार्ट अटैक से मरने की प्रॉब्लम है, ये यहाँ बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज। ऐसा नहीं है कि यहाँ हार्ट डिजीज़ वहाँ ज़्यादा है, यहाँ वहाँ भी ज़्यादा है, यहाँ भी ज़्यादा है, लेकिन मरते नहीं है लोग। अब ये जो सडन डेथ है, वैसे हार्ट के कारण हुई है, या कोई ड्रग वगैरह यूज करते हैं पेशेंट, लोग, उससे भी होती है, लेकिन ये पोस्ट कोविड ज़्यादा नोटिस हो रही है। अब इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप कोविड या कोविड वैक्सीन से है, ये भी कहना मुश्किल है, लग रहा है कि रिलेशनशिप है, टाइम विल टेल, क्योंकि सारे डेटा इकट्ठे हो रहे हैं, कईयों की ऑटोप्सीज हुई है, तो उससे पता चलेगा एग्जैक्टली क्या कारण था। तो अपन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अपन को एग्जैक्टली पता चलेगा क्या रिलेशन है, बट इट ओवरऑल लुक्स लाइक, हम सबसे यही कहते हैं कि कोविड के बाद आप एकदम, कोविड पहले हो चुका है या अभी भी कहीं होंगे, थोड़ा थोड़ा हो जाता है, कि बिफोर एक्सरसाइज मेक श्योर कंसल्ट द डॉक्टर,
उसमें डॉक्टर क्या कंसल्ट करेगा? सबसे बड़ी बात तो करते हैं वो एकोकार्डियोग्राम, कि भाई हार्ट में कोई डैमेज तो नहीं है। कुछ क्वेश्चन है तो उसमें एमआरआई करते हैं, मोर स्पेसिफिक होता है। तो उन लोगों को कहते हैं भाई एक्सरसाइज नहीं करनी है तुम्हें। फिर कुछ दवाएं होती हैं, एस इनहिबिटर कहते हैं, बीटा ब्लॉकर देते हैं, वो हम देते हैं फिर उनको हार्ट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज। तो ये है कि यदि मान लो किसी को कोविड हुआ है पहले और कुछ भी थोड़े बहुत भी सिम्टम है, कहते हैं कि सिम्टम्स लॉन्ग कोविड और कोविड हॉल लॉन्ग टाइम पे चलता रहता है, तो उनको एक दफ़े डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए कि भाई हार्ट का चेकअप कर लें, कि एकोकार्डियोग्राम कर लें, उसमें कोई क्वेश्चन आया तो एमआरआई कर लें कि भाई हार्ट ठीक है बिफोर रिज्यूमिंग एक्सरसाइज। और जो सारी सडन डेथ हो रही है ये एक्सरसाइज टाइम पे हो रही है। ज़्यादातर ये सुनते हैं कि भाई आदमी रनिंग कर रहा था, ट्रेडमिल पे था, कहीं भी एक्सरसाइज कर रहा था या ओवर एक्सर्ट कर रहा था। ओवर एक्सर्ट, बहुत सारे जने हैं जो कि बहुत मतलब अपनी जो लाइफ स्टाइल ऐसी थी जिसके अंदर 18 घंटे काम कर रहे हैं, मतलब दिन रात का पता ही नहीं है, प्रॉपर स्लीप नहीं है, उनके अंदर ज़्यादा सुनने में आया। डॉक्टर शर्मा, एक आपने बात की कि आप इकोकार्डियोग्राफी कराए चाहो, तो एक सब जने ये जानना चाहते हैं और हर एक को लगता है क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है सडन डेथ या हार्ट अटैक जिसमें व्यक्ति को हो सकता है टाइम नहीं मिले, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते, टाइम की नहीं मिल पाता कि अपन प्रॉपर ट्रीटमेंट आ जाए। हालांकि हॉस्पिटल अगर कोई भी व्यक्ति हार्ट अटैक लेके पहुंच जाता है तो आजकल सभी सेंटर्स, खासतौर पे इंटरनल की अगर बात करूं तो इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, एक बार यहाँ पहुंच जाएगा तो व्यक्ति 99.9% वो बच जाएगा, भगवान का साथ है। तो पर हर एक को लगता है कि भाई मेरे को 100% कंफर्मेशन चाहिए कि मेरे कॉर्नरी ब्लॉकेट है या नहीं। सेंसिटिविटी की अगर मैं बात करता हूँ, आपने जैसे एकोकार्डियोग्राफी की बात की या एमआरआई की बात की या ट्रेडमिल साधारण टेस्ट है जो अपन कराते हैं, 100% सेंसिटिव जो कि अफोर्डिंग है या जिसको लगता है कि भाई मेरे को क्लियरिटी चाहिए, कौन सा टेस्ट रिकमेंड करते हैं आप? हाँ, क्या है कि यह एको बहुत करते हैं, मैंने देखा हर किसी को एको हर 2 महीने में 3 महीने में एको हो रहा होता है। एको इतना सेंसिटिव नहीं है। एको हार्ट डिजीज के बारे में नहीं बताता कुछ भी, वाल्व डिजीज के बारे में बता देगा, और ये आपके अटैक हुआ है तो बता देगा हार्ट अटैक है, वीक है, हार्ट फेल हो रहा है। लेकिन कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के बारे में इनडायरेक्टली बताएगा यदि हार्ट वीक है तो, लेकिन नॉर्मल हार्ट हो सकता है लेकिन फिर भी आपके बहुत तगड़े ब्लॉकेज हैं। तो एक टेस्ट है, वो है सीटी एंजियो, आपके हार्ट का कैट स्कैन। और मैं तो पिछले 25 सालों से, अब तो गाइडलाइंस आ गई हैं कि स्क्रीनिंग टेस्ट, मैं तो 25 सालों से कर रहा हूँ कि 40 की उम्र में, 40-45 की उम्र में मेल, वीमेन इन अराउंड 50-55, फर्स्ट टेस्ट होना चाहिए सीटी एंजियो। और बेस्ड ऑन कि उसमें क्या निकलता है, थोड़ा सा निकला, नहीं निकला 10 साल के बाद रिपीट करो, थोड़ा सा निकला 5 साल के बाद रिपीट करो। वो जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो चीज़, आई मीन अल्टीमेट तो जो एंजियोग्राफी करते हैं हम, जैसे हाथ से या पैर से कॉर्नरी एंजियोग्राफी कहते हैं, वो तो अल्टीमेट गोल्ड स्टैंडर्ड है। लेकिन 99.8, 99.5 जो एक्यूरेसी आएगी वो एक टेस्ट से आएगी, वो है सीटी एंजियो। और उसमें हम रिफाइनमेंट करते जा रहे हैं। अब आजकल पहले होता था 56, 128, 64, 128, 256, अपने पास है 256 स्लाइस स्कैनर है, मोर एक्यूरेट है। फिर एक लेटेस्ट आया 1056, केवल एक ही इस समय इंडिया के अंदर, वो पुणे के अंदर है, रूई हॉल में। तो वो मतलब एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है। लेकिन ओवरऑल सीटी एंजियो इस हार्ट की स्क्रीनिंग के हिसाब से नंबर 1 टेस्ट है, विच की करीब इट्स इक्विवेलेंट टू डूइंग अ कॉर्नरी एंजियोग्राफी। इसमें 2 चीज़ें हैं। यदि आपका सीटी एंजियो बिल्कुल क्लियर आता है तो इसका मतलब आपके ब्लॉकेज है ही नहीं, वो गलत नहीं हो सकता। नेगेटिव सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो पॉजिटिव आया तो कई दफ़े उसमें फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है। वो बताते हैं 20%, 30% ब्लॉकेज, लेकिन ब्लॉकेज है 80%। तो वो फिर कुछ भी डाउट है, सब चीज़ों को देखते हुए फिर देन अल्टीमेटली कॉर्नरी एंजियोग्राफी करते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें ये है कि आपके सीटी एंजियो नेगेटिव आया, बहुत रीअश्योरिंग है, वो बहुत एक्यूरेट होता है। तो दैट आई कैन से 100% एक्यूरेट मान लो। अब देखिए थोड़ा ब्लॉकेज है लेकिन वो ज़्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता, वो करीब 99% सेंसिटिव है। सेकंड बिल्कुल टेक्निकल क्वेश्चन है कि जो पेशेंट हार्ट अटैक लेके इमरजेंसी के अंदर आता है और हर जगह अपने यहाँ सीधे एडवाइस है कि एंजियोग्राफी होती है उसकी, और एंजियोग्राफी होते ही उसको
स्टेंट लगाने के लिए, एंजियोप्लास्टी के लिए अपन एडवाइस करते हैं। साइंटिफिक डेटा क्या कहता है, क्योंकि लोगों के दिमाग में बड़ी मिथ है, लोगों को लगता है कि अगर हार्ट पेन, चेस्ट पेन लेके गए तो एंजियोग्राफी के लिए कहा, इसका मतलब छल्ला लग के ही आएंगे, मतलब लोगों के दिमाग के अंदर है। साइंटिफिक डेटा, हार्ट अटैक की मैं बात कर रहा हूँ, हार्ट अटैक लेके अगर कोई पेशेंट आता है या सिम्टोमेटिक चेस्ट पेन लेके आता है, बिल्कुल अनस्टेबल एंजाइना भी जिसको बोलते हैं, और डॉक्यूमेंटेड उसमें अगर कॉर्नरी ब्लॉकेज आता है, उसमें स्टेंट की, टाइमली स्टेंट की कितनी वैल्यू है साइंटिफिकली? ये तो है ही कि किसी भी प्रोसीजर को ओवर यूटिलाइज करते हैं, इनअप्रोप्रिएट होता है, लेकिन एक कंडीशन में नहीं होता, और वो है हार्ट अटैक हो रहा हो। हार्ट अटैक में जब ब्लॉकेज है तो उसमें स्टेंट लगना ही चाहिए, वही लाइफ सेविंग है। पहले हम ब्लड थिनर देते थे, क्लॉट बस्टर, डिजॉल्विंग, सब फेल। स्टेंट, अच्छा उस समय जब हार्ट अटैक हो रहा है तो बाईपास के लिए जा नहीं सकते, तो सबसे लाइफ सेविंग है स्टेंट प्रोसीजर। वो सही तरीके से हो, टाइमली हो, तो उससे हार्ट मसल, एक तो पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, जो हार्ट का डैमेज है वो कम होगा। तो गोल्डन आवर 60 मिनट, 90 मिनट्स, 120 मिनट्स मैक्सिमम, उसके अंदर ब्लॉकेज ठीक कर दिया जाए, स्टेंट लग जाए, तो हार्ट में डैमेज कम होता है। फिर भी लेकिन 6 घंटे तक अलाउ है कि आपके पूरा डैमेज, जिसके अटैक हुआ, करीब 6 घंटे लगते हैं पूरे हार्ट को डैमेज होने में, और 12 घंटे में तो 100% जो डैमेज हो जाता है। तो स्टडी ये कह रही है कि आप जल्दी से, सूनर द बेटर, 6 घंटे में मैक्सिमम है, ज़्यादा है तो खींच लो 12 घंटे। तो 12 घंटे में भी कर दिया तो थोड़ा सा हार्ट फंक्शन प्रिजर्व होगा ही होगा, लेकिन 1-1.5 घंटे में कर दिया तो हार्ट का जल्दी से जल्दी होना चाहिए। और इसके अंदर बहुत ही कम ऐसी कंट्रोवर्सी आई है कि भाई किसी ने ज़्यादा स्टेंट लगा दिया, अंडर किया, ओवर यूटिलाइज कर दिया। वो आती है जब आपने थोड़ा सा 60%, 50% ब्लॉकेज और वहाँ स्टेंट लगा दिए, तो वो आता है कि ये तो जरूरत ही नहीं थी भाई। हार्ट अटैक में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, आपके ब्लॉकेज है, उसमें कई दफा क्लॉट को निकालते हैं, सक करते हैं, फिर स्टेंट लगाते हैं, वही लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। और इसीलिए ऐसी हॉस्पिटल में जाना चाहिए जहां वो स्टेंट प्रोसीजर करते हैं, खूब मात्रा में करते हैं और एक्सपर्ट है, जैसे कि अपनी SCC है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात की। तो जब भी किसी के हार्ट अटैक को अगर कहीं भी बताया जाता है, मैं कहता हूँ कि किसी भी जगह पे हो और वहाँ पे आपको लैब में ले जाके अगर कहा जाता है, तो उस समय ज़्यादा समय नहीं खराब करेंगे, क्योंकि कई बार होता है नहीं, हम सोच के बताएंगे, हम डिस्कस करके बताएंगे, क्योंकि वो जो क्रूशल टाइम है, हार्ट अटैक की मैं बात कर रहा हूँ। आप बाकी रूटीन चेकअप के अंदर आते हैं, यू कैन हैव सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, वो आपकी चॉइस है, पर हार्ट अटैक में कभी ये गलती ना करें, समय खराब नहीं करें। डॉक्टर शर्मा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जैसे अपन ने CT कॉर्नरी एंजियोग्राफी की बात कही, 60, 70, 80% पे तो अपन मान के चलते हैं अगर सिम्टोमेटिक है तो एक कन्वेंशनल एंजियोग्राफी की ज़रूरत पड़ सकती है, बट बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर 30%, 25% इस तरीके के ब्लॉकेट आते हैं, उनको क्या एडवाइस करेंगे आपसे? 30-35% है, क्योंकि एक आपके एक रहता है कि नॉर्मली अगर पूरी स्टेनोज धीरे धीरे वेसल हो रही है, वो फिर भी बेटर है रादर देन कोई ब्लॉक रप्चर हो जाए। ऐसे पेशेंट्स कौन से होते हैं, और ख़ास तौर पे जो 30% ब्लॉकेट, क्योंकि कई जन होते हैं जो कहते हैं मैंने CT एंजियो कराई थी, उसमें तो 30% था, आज हार्ट अटैक एकदम हो गया मेरे, ये क्या प्रॉब्लम हो गई? उनको क्या एडवाइस है आपकी? तो 2 चीज़ें हैं, एक तो जो अपने ब्लॉकेज होता है, जैसे कहते हैं प्लाक, एक तो है उसमें डिग्री ऑफ नैरोइंग कि कितना नैरो है, जैसा आपने बताया 30%, 40%, 60%, 70%। दूसरा वो प्लाक की क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि उसको किस चीज़ से बना हुआ है, वो उसमें ज़्यादा लिपिड है, उसकी जो कैप है थिन है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये जो अपन अटैक होता है किसी के, वो कॉम्बिनेशन दोनों का होता है, ब्लॉकेज का और प्लाक कैरेक्टरिस्टिक का। उसका क्या होता है, उनके उसमें प्लाक के अंदर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, फाइब्रस टिश्यू या कैल्शियम कम होता है, और जो उसकी कैप होती है वो थिन होती है, तो कभी भी रप्चर हो जाती है तो उससे क्लॉट बन जाता है, और इस चक्कर में अटैक होता है। तो बेसिकली जो अपन ब्लॉकेज की बात करते हैं, डिग्री ऑफ नैरोइंग, कितना ब्लॉकेज है, कितने % नैरोइंग है, और दूसरा है प्लाक कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे बड़ी बात है CT एंजियो, जो अपन मैं बता रहा था, उसका एक नया प्रोग्राम आया है, उसे कहते हैं CT FFR, जो अभी डॉक्टर प्रशांत ने बताया कि अपन एंजियोग्राफी के टाइम में करते हैं भाई 60-70% ब्लॉकेज है, ये इंपॉर्टेंट है नहीं है, आप FFR करो 0.8। अब अपन कैट स्कैन में करते हैं। अब ये प्रोग्राम इंडिया में नहीं आया,
2-3 जगह चल रही है बातें, गवर्नमेंट से अप्रूवल होना है, फिर अगले 2-3 महीने में आ जाएगा। तो हम जैसे अमेरिका में 30% ब्लॉकेज भी हो तो उसमें CT-FFR करते हैं। तो मतलब जो CT एंजियो किया ना, उस ब्लॉकेज के अंदर FFR करके बताते हैं वो कि ये 30% वाला ब्लॉकेज खतरनाक है या इसको कोई चिंता नहीं करो। तो ये वो है कि भाई जो उसमें साथ में यही बता देते हैं वो कि भाई इसमें कितना वो है, लिपिड है, कितना वो सॉफ्ट है, कितनी कैप थिन है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे उसमें आप एक तो ये है कि या तो उसके अंदर पेशेंट के सिम्टम्स है तो सीधी एंजियोग्राफी करो, डिसाइड करो, स्टेंट लगाओ। यदि सिम्टम नहीं है तो उसके लिए फिर क्या है कि मोर एग्रेसिव थेरेपी चालू करते हैं। वो क्या होती है, सबसे खास पेशेंट को सिंपल एस्पिरिन डाल देते हैं, या कभी वो जो क्लोपिडिग्रल है वो साथ में जो ब्लड थिनर हो गए जिससे कि प्लेटलेट स्टिकी नहीं हो। और दूसरी होती है कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि ये सारा बना है, मैंने बताया कि ये सारे कोलेस्ट्रॉल का काम है। तो उसको लिपिड को LDL जो कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको नीचे लेके आते हैं। और उसकी गाइडलाइंस इतनी एग्रेसिव अब हो गई हैं कि यदि आपके अटैक हुआ है, बाईपास हुआ है, तो उसको LDL कोलेस्ट्रॉल 55 से नीचे होना चाहिए। और आपके केवल रिस्क फैक्टर है तो LDL होना चाहिए 70-80 के आसपास। तो उसके लिए दवाएं स्टैटिन बहुत सेफ है। कईयों को स्टैटिन टॉलरेट नहीं करते तो आजकल इंजेक्शन चलता है वंस अ वीक, कहते हैं रिपासा, उसे कहते हैं PCSK9 इनहिबिटर। तो की है कि उन चीज़ों, सब चीज़ों को देखते हुए यदि आपके ब्लॉकेज निकलता है लेकिन वो माइल्ड ब्लॉकेज है, उसमें ये उसका ये है कि पेशेंट को देखना चाहिए, अरे भाई मेरा सब सीड लग गया है, ट्री नहीं बना है लेकिन बीज तो लग गया। तो उसके लिए बीज को ट्री बनाने का रोकना है अपन को। और कैसे रोकेंगे? अपने उस समय आपकी सारी हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, वेट लॉस, कंट्रोल ऑफ रिस्क फैक्टर एंड खास तौर से कोलेस्ट्रॉल को कम करने का, तो वो सारे फैक्टर है। तो बेसिकली नटशेल कि जो डिग्री ऑफ ब्लॉकेज आएगा आपके CT एंजियो में और उसकी जो क्वालिटी ऑफ ब्लॉकेज है कि कितना लिपिड है, कितना, उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। और सबसे बड़ी बात है जो इन्वेजिव FFR करते हैं हम एंजियोग्राफी के टाइम में, वो आजकल आप कैट स्कैन से कर सकते हो। तो कैट स्कैन में आ गया कि भाई 30% ब्लॉकेज है, CT है, जो FFR किया मोर देन 0.8 है, उस पेशेंट को केवल दवाएं स्ट्रांगली स्ट्रिक्ट दवाएं देनी है, स्ट्रॉन्ग पेशेंट का कोऑपरेशन लेना है कि वो खुद मोटिवेट हो अपने आप को हेल्दी करने के लिए, जिससे कि वो ब्लॉकेज नहीं बढ़े, उसको एंजियोग्राफी की जरूरत नहीं है। और दूसरे में जिसमें CT-FFR पॉजिटिव है और उसमें लग रहा है कि उसे कहते हैं हाई रिस्क प्लाक, कि उसमें कि फैट ज़्यादा है, उसे कहते हैं पॉजिटिव रीमॉडलिंग। क्या वो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पर्टिकुलर, तो वो फीचर करते हैं, उसे कहते हैं हाई रिस्क प्लाक। तो उसमें 30-40% वालों को भी एंजियोग्राफी में जाना चाहिए और सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज है तो स्टेंट लगना चाहिए। एक बात जो आपने की, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग जो कि सब जगह जानते हैं, स्टैटिन में एक ग्रुप है इसके अंदर। और मैं उन पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ जिनकी एक बार कॉर्नरी आर्टरी डिजीज हो चुकी है, चाहे वो एंजियोप्लास्टी हुई हो, बाईपास हुई हो, डॉक्यूमेंटेड कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है। सब जने आजकल गूगलोपैथी पे और लोग आगे देख लेते हैं कि स्टैटिन तो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई है। मैंने कोलेस्ट्रॉल लेवल टेस्ट कराया था, कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल ठीक है, फिर फालतू में क्यों दवाई खाऊं, मैं बंद कर देते हैं वो। तो ये जो स्टैटिन्स हैं, इनका कितना इम्पोर्टेंट रोल है डॉक्यूमेंटेड कॉर्नरी आर्टरी डिजीज को फर्दर प्रोग्रेशन रोकने में? नहीं, वो बहुत ही, अभी क्या है कि दो चीज़ें हैं। थोड़ी कंट्रोवर्सी ज़रूर है कि आप केवल आपके हार्ट अटैक कभी हुआ नहीं, रिस्क फैक्टर है, आप कोलेस्ट्रॉल की दवा लेंगे स्टैटिन, इससे आपका हार्ट अटैक कम होगा। ओवरऑल स्टडीज है, कुछ में रिस्क फैक्टर कम होते हैं तो उसमें थोड़ी नेगेटिव आई। लेकिन जब आपके हार्ट प्रॉब्लम हो चुकी है, अटैक हो चुका है, स्टेंट लग गए हैं, बाईपास लग गए हैं, सारी स्टडीज ने ये कहा है कि स्टैटिन बहुत इफेक्टिव है। और वो इफेक्टिव है का मतलब क्या है कि आपका उसका रेस्पॉन्स होना चाहिए। आपने अटैक हुआ, आपने जो क्रेस्टोर है या लिपिडोर है 10 मिलीग्राम ले ली, आपका LDL कोलेस्ट्रॉल अभी 100 है, तो ये तो इसमें फर्क ही नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि 100 में तो उसको आपको इफेक्ट करने के लिए उसको पहले 70 गाइडलाइंस थी, अब पता चला कि 70 भी ज़्यादा है, 55 लेके आइए। तो 55 लेके आओगे तो बाकायदे स्टेटिन का इफेक्ट होगा। उसमें इफेक्ट क्या होगा कि भाई दोबारा अटैक नहीं आए, दोबारा ब्लॉकेज नहीं हो बाईपास के अंदर या स्टेंट या जो आपने स्टेंट लगाया उसके अंदर। तो लेकिन वो वैल्यूज स्ट्रिक्टली होनी चाहिए। तो वो ये है कि जैसे डायबिटीज़ की गोली ली आपने,
कि मैं डायबिटीज गोली ले रहा हूँ। अरे भाई आप ले तो रहे हो, लेकिन डायबिटीज कंट्रोल है कि ये पता थोड़ी है। वो आपको A1C से पता चलता है, वो नंबर होना चाहिए भाई 7 के नीचे 6.5। आपने डायबिटीज की गोली ले ली और आपका A1C 8 है, तो एक तरह नहीं के बराबर है वो, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो ये है कि हर चीज़ को अब बहुत ही कहते हैं साइंटिफिकली लेवल ट्रेडिंग वाली बात है कि आपको उस दवाओं को, सारे रिस्क फैक्टर को उस लेवल तक लेके जाना है जैसे जबकि उसे कहते हैं कंट्रोल। और कंट्रोल तभी होगा स्टैटिन में 55 अब लेटेस्ट गाइडलाइन आ गई है, लेकिन फिर भी 70 से नीचे तो लेके ही आना है, तब उसका असर आएगा। लेकिन वो 90 और 100 चलता रहा तो उसके असर नहीं आएगा। बहुत इम्पोर्टेंट बात कही, क्योंकि ये भी बड़ा लोगों को कन्फ्यूजन रहता है और अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल करा के जो है लोग खुश हो जाते हैं कि कोलेस्ट्रॉल ठीक आ गया और दवाई बंद कर देते हैं। जैसे डॉक्टर शर्मा ने बताया कि इसका रोल बियॉन्ड कोलेस्ट्रॉल भी है, केवल कोलेस्ट्रॉल ही नहीं पर आपकी लॉन्ग टर्म जो है प्रोग्नोसिस के हिसाब से या प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़ के हिसाब से। जैसे एस्प्रिन है, साधारण सी एस्प्रिन जो अपन लेते हैं जो जितने भी कॉरोनरी आर्टरी डिजीज पेशेंट्स हैं, इसी तरीके से स्टैटिन की भी इम्पोर्टेंस है। एक सबसे बड़ा जो रिस्क होता है एज, आपने बताया और कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, लेकिन जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क है वो है एज। एज के साथ होगा ही कुछ ना कुछ, तो वो है कि लेकिन डिलेड होगा। आपने अपने से कंट्रोल किया तो जो होगी प्रॉब्लम माइनर होगी और उसके लॉन्ग टर्म डैमेज कम होंगे। तो ये नहीं है कि आप ये कि भाई होना है तो होगा ही, मैं क्यों ध्यान रखूं अपना, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यदि होना होगा, आपने वेल प्रिपेयर्ड है तो उसमें उसके चांसेस, उसके डैमेज कम होगा आपकी बॉडी पे, बजाय कि जो कि नहीं प्रिपेयर्ड है उसको डैमेज ज़्यादा होगा। लेकिन यस, ये बात जरूर है, कई लोग बिल्कुल कोई रिस्क फैक्टर नहीं है लेकिन हार्ट अटैक हुआ कि उसके क्या कारण है। अच्छा, कई कारण तो अपन को भी पता नहीं है। नए कैरेट एक नया चल रहा है, उसे कहते हैं LP(a), lipoprotein(a). तो वो एक नया फैक्टर निकला है जो कोलेस्ट्रॉल के साथ है, और उसके अंदर ये है कि ये उसका भी कोई इलाज नहीं है। यदि वो बढ़ा हुआ है, वो अपने कोई अभी दवाएं नहीं है, उसकी स्टडी चल रही है। तो जैसे आपने बताया कि एक कोई पेशेंट है जिसके कोई डायबिटीज नहीं है, कोलेस्ट्रॉल सही है, लेकिन उसका LP(a) बढ़ा हुआ है, तो उससे अटैक होता है। उसकी दवाएं चल रही है, तो करीब 1 साल में वो दवाएं अप्रूव हो जाएंगी, क्योंकि स्टडीज, इनिशियल स्टडीज बहुत पॉजिटिव आई हैं। तो कई लोगों की जो और नए नए फैक्टर्स निकल रहे हैं, जैसे कि नए नए हार्ट अटैक के जब पेशेंट आ रहे हैं, तो हम भी स्टडी कर रहे हैं कि भाई और क्या फैक्टर्स हैं। और तो सारी चीज़ कंट्रोल कर ली, फिर क्यों हुआ, तो और फैक्टर उसमें एक नया निकल के आ रहा है, नया मॉलिक्यूल LP(a), lipoprotein(a), और वो एक बहुत ही इमर्जिंग फैक्टर है और उसके लिए बहुत रिसर्च चल रही है, जिसका कि 1 साल के अंदर उसका भी इलाज आ जाएगा।